हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। आप सभी का स्वागत है क्लास 12 ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन सीरीज की एक और शानदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं बुक 1 का चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो रिवीजन करने के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे भैया आपने रिवीजन के नाम पे पूरी एनसीईआरटी का सब कुछ इंपॉर्टेंट करवा दिया है। मुझे मालूम है ज्योग्राफी के बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि भर भर के डेटा हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे नेम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टेंशन मत लेना। इस वीडियो को एक बार दो बार देखना। इसके बाद चैनल पर इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने डाल दी है, एमसीक्यूज की वीडियो डाल दी है, जहां पर 90 प्लस एमसीक्यूज करवाए हैं, पूरे चैप्टर को कवर किया है। तो जब ऐसी अलग अलग वीडियोस आप देख लोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। इससे पहले मैं वीडियो को चालू करूं, आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू मुझे बोलना है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, रैपिड रिवीजन सीरीज में जो प्यार आपने दिखाया है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिन पर 1 लाख प्लस व्यूज आ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी वीडियोस यूट्यूब पर नंबर 1 रैंक कर रही हैं। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब वीडियो को सीधा चालू करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये वर्ड्स को हम हमेशा साथ में यूज करते हैं क्योंकि इनका आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दुनिया भर में आपको प्रोड्यूसिंग सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे जहां चीजें प्रोड्यूस होती हैं, और आपको कंज्यूमिंग सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर चीजें कंज्यूम होती हैं। अगर आप प्रोड्यूसिंग सेंटर को कंज्यूमिंग सेंटर से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की। अगर कहीं पर भी एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, आप नोटिस करेंगे वहां पर हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगी। वहां के लोग ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, वहां पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का एक रोल आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ भी अगर ऑर्डर करते हैं तो आप देखते हैं वो ऑर्डर कहीं और से आ रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जा रहा है। डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल आपको कॉल करते हैं कि भैया कहाँ पे आना है, तो कम्युनिकेशन का भी यूज हो रहा है। फिर सैटेलाइट के थ्रू ये भी देखा जा रहा है, आपके मोबाइल में आपको कन्वे किया जा रहा है कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंच चुका है। तो बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को हम साथ में यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है भाई? ये एक सर्विस है जो लोगों को, गुड्स को इधर से उधर करने का काम करती है। एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री है, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो इन्हें हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? इन्हें हम नोड्स बोलते हैं। और वो रास्ते, वो रूट्स की थ्रू जिनसे ये नोड्स ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम लिंक्स बोलते हैं। और ये नोड्स और लिंक्स के रिलेशन से ही हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस कनेक्ट हो रहे हैं और प्रॉपर एक हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का पैटर्न देखने को मिल जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लैंड, वाटर, एयर, पाइपलाइंस, हम सबको पढ़ने वाले हैं। इनकी इंपॉर्टेंस इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि भाई गुड्स कौन से हैं, सर्विसेज क्या है, कॉस्ट क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मोड यूज किया जाएगा। जैसे ओशन फ्रेटर्स की हम बात करते हैं, शिप्स वगैरह की अगर बात करते हैं, तो ये इंटरनेशनल मूवमेंट को हैंडल करते हैं। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो भाई शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए सबसे बेस्ट, सबसे चीप और सबसे फास्ट हमें रोड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। ये डोर टू डोर सर्विस भी ऑफर करता है, आप कुछ ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक उसको पहुंचाया जाता है। रेलवेज की बात करते हैं तो अगर आपको बल्की मटेरियल बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में इंटरनल उसमें कहीं का कहीं करना है तो रेलवेज बहुत काम आता है। मालगाड़ी का नाम सुना होगा, इंडिया में इस स्टेट से उस स्टेट कुछ पहुंचाना है। जब इंटरनल डिस्टेंसेस की बात आती है तो रेलवेज आते हैं। फिर एयरवेज, अगर हाई वैल्यू, लाइट, पेरिशेबल गुड्स जो खराब हो सकते हैं, इन्हें इधर से उधर आपको करना है तो हम एयरवेज को यूज करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर हम एक वेल मैनेज सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ये सारे मोड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश से कुछ मंगाएंगे तो पहले वो एयरवेज या फिर वाटरवेज से आएगा, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अगर सिस्टम एकदम तगड़ा है तो। अब एक एक करके हम सारे मोड्स को देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के साथ। अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो इंसानों का ही काम होता था सामान को, लोगों को ढोना, इधर से उधर पहुंचाना।
पेलिंक्विन्स, आपने पालकी, डोली का नाम सुना होगा, फ़ोटो भी मैंने डाली हुई है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हमने एनिमल्स को यूज़ करना चालू करा कि भैया ये सामान आपको ढोना है। इसके बाद चक्के का इन्वेंशन हुआ, तो चक्के के बाद कार्ट्स, वैगन्स वगैरह हमें देखने को मिले, सामान इधर से उधर करना बहुत आसान हो गया। लेकिन आज के समय में भी जो एलिमेंट्री फॉर्म्स हैं, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि पॉटर, मतलब अगर हम इंसान को यूज़ कर रहे हैं इधर से उधर कुछ पहुँचाने के लिए, पैक एनिमल मतलब वो एनिमल जो गुड्स वगैरह ढोते हैं, इधर से उधर करते हैं, वो आज भी सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स है। आपको भले ही कहीं भी कुछ करना हो, वो सिंपलेस्ट है लेकिन फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे एग्जांपल्स दिया हुआ है, हॉर्सेस आर ड्रॉट एनिमल्स, इन्हें हम ड्राफ्ट एनिमल्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, फार्मिंग वगैरह में यूज कर रहे हैं, सामान इधर से उधर करने में यूज कर रहे हैं, मशीन चलाने में यूज कर रहे हैं उनको। डॉग्स एंड रेनडियर्स को भाई स्नो में स्लेजेस वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। म्यूल्स को माउंटेन वगैरह में प्रेफर किया जाता है। कैमल्स को डेजर्ट वगैरह में यूज किया जाता है, कारावांस वगैरह के लिए। तो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग एनिमल्स को यूज किया जाता है। अगर हम रोड्स की बात करते हैं, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है ना, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता हमें पड़ता है। डेवलप्ड कंट्रीज में यूनिवर्सल गुड क्वालिटी रोड्स हैं। यूनिवर्सल मतलब हर जगह आपको रोड्स देखने को मिलेंगी, एकदम टॉप क्वालिटी की रोड्स देखने को मिलेंगी। आगे हम देखेंगे मोटरवेज, ऑटोबान्स, इंटर स्टेट हाईवेज, हम धीरे धीरे करके टच करेंगे टॉपिक्स। जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो पूरे दुनिया में मोटरेबल रोड लेंथ, मतलब जहाँ गाड़ी वगैरह आप चला सकते हैं, वो कितनी हमें देखने को मिलती है? 15 मिलियन किलोमीटर। बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, इसको अच्छे से याद रखना। उसमें से 33% तो हमें नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिल जाता है। अगर हम ट्रैफिक फ्लो की बात करते हैं, कंजेशन वगैरह देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ना, बहुत भीड़ भाड़, जाम वगैरह लग जाता है। कब होता है? जब ये नेटवर्क सही से काम नहीं कर पाते हैं, आपने सही से रोड्स नहीं बनाई है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है, और जो भाई हमारे रश आवर्स रहते हैं, वहां तो एकदम पीक में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इनके सोल्यूशंस भी हैं। जैसे अगर हम अर्बन, शहरी सोल्यूशन की बात करते हैं, तो एक्सप्रेस वेज, मास रैपिड ट्रांजिट। आपने मेट्रो का नाम सुना है, दिल्ली, मुंबई वगैरह में मेट्रो चलती हैं। क्यों चलती हैं भाई? इतने सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकलने लग जाएंगे ना, तो आप यहाँ से वहां नहीं जा पाओगे। तो मेट्रो वगैरह यूज करना यहाँ जरूरी पड़ता है। अब रोड का ना थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। जैसे अनमेटल्ड, मतलब कच्ची जो रोड्स हैं भाई, वो हर सीजन में सर्विसेबल नहीं है। और पक्की मेटल रोड्स की अगर हम बात करते हैं, तो हैवी रेन्स में, फ्लड्स में ये काम नहीं कर पाती हैं। अब इसके बाद हाईवेज। भाई मेटल रोड्स हमें देखने को मिलती हैं जो दूर दूर के प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं। और हाईवेज को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। बोलते हैं ना, जब हम बड़े दूसरे शहर जा रहे होते हैं तो हाईवे से जाएंगे, रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से प्रॉपर स्पीड में हम आगे बढ़ पाएंगे। कितने मीटर वाइड रहते हैं ये? 80 मीटर। याद रखना, एमसीक्यूज में आएगा। सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डुअल कैरेजवेज। एक ही रास्ते में जाने के दो दो तीन तीन रास्ते आपको मिल जाएंगे, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रोड्स हैं। तो ये हाईवेज में हमें देखने को मिलता है। अब हम अलग अलग जगह के बारे में बात करेंगे। अब चैप्टर में हम कंप्लीट डेटा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे टाउन्स, सिटीज, कैपिटल्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट के नाम आएंगे। जहां कहीं पे भी कुछ अजीब सा लगे, समझ जाना हम एक नाम पढ़ रहे हैं। ये नाम एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। द ट्विन ब्रोस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां आपको फ्री मटेरियल का कोर्स मिलेगा। उसमें ये पूरा डेटा दिया हुआ है, डेट्स दी हुई हैं, नोट्स दिए हुए हैं, हर एक चीज है यार। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्लास 12 में जो आपको चाहिए वहां आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर से कर लो। अब हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो हाईवे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत हाईवे हमें देखने को मिलते हैं। अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। सिटीज जो ईस्ट में और जो वेस्ट में है, वो वेल कनेक्टेड है इन हाईवेज वगैरह के थ्रू। अगर हम अलास्कन हाईवे की बात करते हैं, तो ये एडमंटन जो कि कनाडा में है, उसको एंकरेज जो कि अलास्का में है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। नाम आना चालू हो गए हैं। इसके बाद अगर हम ट्रांस कैनेडियन हाईवे की बात करते हैं, ये ट्रांस वर्ड जब भी हम यूज कर रहे हैं ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज, इसका मतलब क्या होता है आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम कॉन्टिनेंट के दो एंड्स को जोड़ते हैं रोड्स के थ्रू, तो उन्हें हम यहां पर देखते हैं एज ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे। तो अभी बहुत सारे हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ट्रांस कैनेडियन हाईवे की बात करते हैं, तो ये वैंकूवर को लिंक करता है सेंट जॉन सिटी से। जो पैन अमेरिकन हाईवे है, वो किसको कनेक्ट करेगा? वो साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस कैनेडियन,
ट्रांस मतलब होता है अक्रॉस, तो यहाँ हम कनाडा की बात कर रहे हैं कि कनाडा के एंड्स को कनेक्ट करेगा। ऐसे ही आगे हम कॉन्टिनेंटल देखेंगे जो कॉन्टिनेंट के एंड्स को टच करेगा। तो अभी ज़्यादा इसमें नहीं जा रहे हैं, आगे आप देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट करता है डार्विन को मेलबर्न से, ठीक है। ये हमें नॉर्थ कोस्ट में देखने को मिलता है। कहाँ से होते हुए? टेनेंट क्रीक और एलिस स्प्रिंग्स, ये वहाँ के टाउन्स हैं, उनकी बात करी जा रही है। ऐसे बहुत सारे नाम अभी आएंगे। रशिया की बात करते हैं तो यूराल माउंटेन्स के वेस्ट में डेंस मतलब घने हाईवे नेटवर्क हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट के रीजन को सर्व करता है। यहाँ रेलवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईवेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम रेलवेज के टॉपिक में इसको देखेंगे। चाइना की बात करते हैं तो जितनी मेजर सिटीज है, शंघाई जैसी जितनी मेजर सिटीज हैं, हर एक डायरेक्शन की वो कनेक्टेड है। एक न्यू हाईवे है, वो चेंगडू को लिंक करता है लासा तिब्बत से। लासा हमारा तिब्बत रीजन का कैपिटल, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपने सुना ही होगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। तो सारे मेजर प्लेसेस यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। फिर अफ्रीका की बात करते हैं तो यह हाईवे एल्जियर्स, एल्जियर्स हमारे अल्जीरिया का कैपिटल है इन द नॉर्थ, उसको ज्वाइन करता है, लिंक करता है कुनाक्री, ये हमारे गिनी, गिनी एक कंट्री है, उसका कैपिटल है, उससे लिंक करता है। कायरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन, इनको भी कनेक्ट करता है। कायरो हमारा इजिप्ट का कैपिटल हो गया और केप टाउन हमारा लेजिस्लेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। फिर बॉर्डर रोड्स, नाम से ही मालूम चल रहा है भाई, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पास आपको बॉर्डर रोड्स देखने को मिलेंगी। ये रिमोट एरियाज जो दूर दूर के इलाके हैं उनको इंटीग्रेट एक करने का काम करते हैं, जिससे डेवलपमेंट वहां तक पहुंच पाए, और डिफेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारा रोड्स वाला खत्म हुआ, अब हम रेलवेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कोई भी एक कमेंट कर दीजिए। ये चैप्टर में बहुत डेटा है, आराम आराम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। लाइक कमेंट कर देंगे, यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगी। और फ्री मटेरियल आपको चाहिए या फिर प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ चाहिए, हमारी एप्लीकेशन द ट्विन ब्रोस डाउनलोड कर लीजिए या thetwinbros.in हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 18th सेंचुरी में जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उसने ट्रांसपोर्ट को पूरा बदल के रख दिया। परहैप्स मतलब मे बी जो फर्स्ट पब्लिक रेलवे हमें देखने को मिला वो 1825 में ओपन हुआ इंग्लैंड में। कहां से कहां? स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन, नाम याद रखना, मैंने एमसीक्यूज में भी डाला हुआ है। 19th सेंचुरी में रेलवे फास्टेस्ट मोड बन के हमारे सामने आया। गेजेस का मतलब होता है कि जो रेलवे ट्रैक है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो ब्रॉड गेज 1.5 मीटर ओवर, स्टैंडर्ड 1.44 मीटर, ये आता ही आता है एमसीक्यू में, और मीटर मतलब 1 मीटर। यूके में स्टैंडर्ड गेज को यूज किया जाता है। फिर कम्यूटर ट्रेन्स, वो ट्रेन्स जो डेली बेसिस पे लोग ट्रैवल वगैरह करने के लिए, अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं, यूके, यूएसए, जापान, इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। पूरी दुनिया भर में अराउंड 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज हमें देखने को मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। रेलवेज की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि भाई कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये कॉन्टिनेंटल इंटीरियर जो अंदर अंदर के हमारे इलाके हैं वहां तक लिंक कर पा रहे हैं, तो ये रेलवेज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अब कुछ रीजनल नेटवर्क्स हमें देखने को मिलते हैं, उन नेटवर्क्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर यूरोप की बात करते हैं तो मोस्ट डेंस नेटवर्क 4,40,000 किलोमीटर्स का, याद रखिएगा। जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वहाँ रेलवेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर मोस्ट डेंस रेल लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं। बेल्जियम की हाईएस्ट डेंसिटी है 1 किलोमीटर पर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लंदन या फिर पेरिस की बात करते हैं तो यहाँ अंडरग्राउंड रेलवेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट रेल हेड्स कौन से निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, मिलान, बर्लिन एंड वॉर्सो हो गया। अब जैसे अगर हम वॉर्सो की बात करते हैं, पोलैंड का कैपिटल हो गया, लंदन की बात करते हैं, यूके, पेरिस, फ्रांस हो गया, और आगे भी जितने नाम लिखे हुए हैं आपने सुने हुए हैं। हालांकि आपको सिर्फ नाम बनना चाहिए, एकदम ऐसे डिटेल में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम बहुत सारे कैपिटल रीजन, सिटी, टाउन्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट के नाम अभी सुनने वाले हैं, ठीक है। बर्लिन हमने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हुआ है, जर्मनी का कैपिटल है। ब्रुसेल्स हमने पढ़ा हुआ है, बेल्जियम का कैपिटल है। फिर चैनल टनल, ये एक टनल का नाम है जिसको यूरो टनल ग्रुप ऑपरेट करता है, भूलना मत। ये लंदन को पेरिस से कनेक्ट करने का काम करता है। अब रशिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। 90% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट यहाँ रेलवेज अकाउंट करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था ना, यहाँ रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वेस्ट ऑफ द यूराल्स में डेंस नेटवर्क देखने को मिलता है। मॉस्को हमारा रशिया का कैपिटल है, वो यहाँ का हब है, मेन पॉइंट है। अगर हम अंडरग्राउंड रेल्स की बात करते हैं या फिर कम्यूटर ट्रेन्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
फिर अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो वर्ल्ड के टोटल का 40% भाई नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। मेनली लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्रेट गुड्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे ओर्स, ग्रेन्स, टिम्बर। सबसे ज्यादा मोस्ट डेंस नेटवर्क्स हमें ईस्ट सेंट्रल यूएसए में देखने को मिलते हैं, और जो एडजॉइनिंग कनाडा है वहां देखने को मिलते हैं। रीजन यही है, बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड, बहुत ही अर्बनाइज्ड ये एरियाज हैं। फिर कनाडा की बात करते हैं। द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज आर इन दी पब्लिक सेक्टर, तो ये पब्लिक सेक्टर में है, और ये वीट, कोल जैसी बल्कि चीजों को कैरी करते हैं, बहुत टन्स में कैरी करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज हमें देखने को मिलता है, और 25% इसमें न्यू साउथ वेल्स में। अगर हम वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे की बात करते हैं, तो ये अक्रॉस द कंट्री रन करता है फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। न्यूजीलैंड में रेलवेज का जो मेन यूज है वो फार्मिंग एरियाज को सर्व करते हैं नॉर्थ आइलैंड में। साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो यहां सबसे डेंस नेटवर्क्स हमें पंपास ऑफ अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं, और जो ब्राजील का कॉफी ग्रोइंग रीजन है वहां हमें देखने को मिलते हैं रीजन्स में। टोटल ये दोनों साथ में मिलकर 40% ऑफ द साउथ अमेरिका टोटल रूट लेंथ को अकाउंट करते हैं। चिली की बात करते हैं, ये भी एक कंट्री है। तो यहाँ जो रेल है वो कोस्टल सेंटर्स को लिंक करती है माइनिंग साइट्स के साथ, जो कि इंटीरियर में है। बहुत डेटा आ रहा है, लेकिन बार बार रिवीजन करोगे तो नहीं भूलोगे, टेंशन मत लेना। इसके बाद फिर हम अलग अलग कंट्रीज की भी अगर बात करते हैं, पेरू की, बोलीविया की, एक्वाडोर की, कोलंबिया की, वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला और यहाँ सब में भी हमें शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेल लाइंस देखने को मिलती हैं, और कोई भी इंटर कनेक्टिंग लिंक्स नहीं है जो आपस में इंटर कनेक्ट कर रहे हो। फिर इसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट है ये लिंक करता है ब्यूनस आयर्स, ये हमारे अर्जेंटीना का कैपिटल है, उसको वलपराइजो चिली से, अक्रॉस दी इंडेस माउंटेन, ये माउंटेन रेंज है। यहां पर उस पलाटा पास मतलब क्या होता है? पास का मतलब एक नेचुरल माउंटेन के पास लोअर रीजन, जहां से आप ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि माउंटेन के ऊपर से तो नहीं कर पाओगे। और ये अकेला एक हमें देखने को मिलता है जो रेल ट्रैक जो अर्जेंटीना और चिली को ऐसे कनेक्ट करता है। फिर अगर हम एशिया की बात करते हैं, तो भाई डेंस नेटवर्क हमें देखने को मिलता है उन एरियाज में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जापान, चाइना, इंडिया। वेस्ट एशिया रेलवेज के मामले में इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत फैली हुई है और डेजर्ट्स वगैरह हैं, तो आप समझ सकते हैं। अफ्रीका की बात करते हैं, तो सिर्फ 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज हमें देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका अकाउंट्स करता है 18,000 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर माइनिंग है गोल्ड, डायमंड और कॉपर की। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेल रूट्स की बात करते हैं। बेंगुला रेलवे की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स आएंगे, इनको याद करने की कोशिश करना। ये अंगोला एक कंट्री है, वहां से रन करता है और कनेक्ट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन को, वाइटल कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट से। ठीक है, याद रखिएगा, अंगोला और नीचे दिया हुआ है कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। फिर तंजानिया रेलवे की बात करते हैं, तो ये जाम्बियन कॉपर बेल्ट से निकलता है दार एस सलाम का। दार एस सलाम क्या है? ये तंजानिया का एक बहुत ही बड़ा सिटी है, बिगेस्ट सिटी है, जो कि हमें कोस्ट में देखने को मिलता है, इनको कनेक्ट करता है। फिर बोत्सवाना जिम्बाब्वे रेलवे की बात करते हैं, तो भाई इन लैंडलॉक्ड स्टेट्स को ये लार्जर साउथ अफ्रीकन नेटवर्क से कनेक्ट करता है, क्योंकि सी वगैरह का कोई एक्सेस नहीं है। द ब्लू ट्रेन भाई पैसेंजर रूट है, जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के विद इन हमें देखने को मिलता है। ये केप टाउन को प्रिटोरिया से कनेक्ट करने का काम करता है। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, वो लाइंस जो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट रन करती हैं और उसके दो एंड्स को लिंक करने का काम करती हैं। नीचे इमेजेस देखिए, इस एंड को इस एंड से लिंक किया जा रहा है, तो इनकी हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करते हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि हमें वेस्ट में देखने को मिलता है, उसको व्लादिवोस्तोक, जो कि हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, उससे कनेक्ट करता है। ये लॉन्गेस्ट है, 9332 किलोमीटर, याद रखिएगा। डबल ट्रैक्ड है और पूरा इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ये वर्क करता है, इतना बड़ा होने के बाद भी। कहाँ कहाँ से गुजरता है? मॉस्को, उफा। अब कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जहां पर मैं भी प्रोनाउंसिएशन एरर कर सकता हूं, तो माफ करना। नोवोसिबिर्स्क, इर्कुत्स्क, ये एक फर सेंटर है। चिता एग्रो सेंटर है। और क्या लिखा हुआ है? खाबरोस्क। तो ये थोड़े से वहां के नाम है, इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये एशिया को ओपन करता है वेस्ट यूरोपियन मार्केट के लिए। ठीक है भाई, आप जिससे वेस्ट यूरोपियन मार्केट का थोड़ा सा एहसास ले पाए, उससे कनेक्ट कर पाए, अपनी इकोनॉमी वगैरह को भी ग्रो कर पाए। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा ये एक मैप दिया हुआ है। फिर ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, ऊपर हमने देखा ये हेलीफैक्स ईस्ट में है, उसको वैंकूवर वेस्ट से कनेक्ट करता है।
कनाडा की इसको हम इकोनॉमिक आर्टरी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह भी निकलते हैं, और ये व्हीट मीट वगैरह एक्सपोर्ट करता है। 7050 किलोमीटर लॉन्ग है। मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग, कैलगरी यहाँ से ये पास करता है। कुछ नाम है, याद रखिएगा। कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? 1886 में। एक लूप लाइन मतलब जो मेन रेलवे लाइन से हटकर निकलती है, वापस से फिर उसको ज्वाइन कर लेती है। तो विनिपेग से हमें थंडर बे की तरफ देखने को मिलती है, और ये इस रेल लाइन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज जो दुनिया में है उसे कनेक्ट करती है। लेक सुपीरियर दिया हुआ है, एक ग्रेट लेक है ये, तो वाटरवेज का कनेक्शन भी इसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है। फिर क्या है भाई, इसका ना कनेक्शन क्यूबिक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन से भी है, उसको ये कनेक्ट करवाता है प्रेरी रीजन के व्हीट बेल्ट से और कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन से नॉर्थ में। तो ये तीन रीजन अब आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लग गए हैं, कनेक्शन की वजह से डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे भी मैप दिया हुआ है। फिर यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे यूएसए में, ये न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करता है। वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स करता है, जैसे ओट्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल्स और मशीनरी वगैरह। कहाँ कहाँ से गुजरता है? क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑकडेन और साक्रामेंटो से ये निकलता है। फिर ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, बहुत नाम है बट चलता है। ये पर्थ जो कि वेस्ट कोस्ट में, उसको सिडनी ईस्ट कोस्ट से कनेक्ट करता है। ये जो लाइन है ये वेस्ट ईस्ट अक्रॉस रन करती है कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में। ये कालगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता से होते हुए निकलता है। जो नॉर्थ साउथ की लाइन है वो एडिलेड और एलिस स्प्रिंग्स को कनेक्ट करती है और एक्सटेंड करती है कहां तक? डार्विन बर्गडम लाइन तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया रेलवे भी हम बोलते हैं। फिर ओरिएंट एक्सप्रेस, पेरिस टू इस्तांबुल, ये भाई जो टाइम बहुत लगता था ट्रेवल करने में उसको बहुत रिड्यूस कर देता है, और ये चीज, बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स, मशीनरी जैसी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। एक प्रपोजल है कि ट्रांस एशियाटिक रेलवे होना चाहिए जो इस्तांबुल को बैंकॉक से कनेक्ट करे, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार से होते हुए। लेकिन बात वही है, साउथ एशिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, तो ये चीजें इतने अच्छे से हो नहीं पाती हैं। और इसी के साथ इतने नाम वाला टॉपिक खत्म होता है, लेकिन एक और बहुत नाम वाला टॉपिक आता है जो है वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ एक्सप्लेन करने का बहुत कम रहता है, याद करने का बहुत ज्यादा रहता है। तो भाई वाटर ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली लैंड ट्रांसपोर्ट से चीपर रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता। लैंड से फ्रिक्शन पानी का कम रहता है, तो एनर्जी कॉस्ट वगैरह भी कम लगता है। और हॉलेज मतलब क्या होता है? कमर्शियल ट्रांसपोर्ट करना बल्कि मटेरियल का लंबे लंबे डिस्टेंस में, उसके लिए यूज किया जाता है। इसे हम सी रूट्स और इनलैंड वाटरवेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सी रूट्स की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट, जिसको हम बिग ट्रंक रूट भी बोलते हैं। अब ये नाम बहुत आएंगे, मैं पढ़ूंगा, इनको याद करिए। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को लिंक करता है। वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट है, कैरिंग 1/4 ऑफ ग्लोबल फॉरेन ट्रेड, तो बहुत बिजी है ये। फिर मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी रूट पासिस थ्रू दी हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। तो भाई ये इंडिया में हमारा मतलब एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट से जाता है जब बहुत पुराने समय से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर हमें सिविलाइजेशन भी देखने को मिलते हैं, पुराने टाइम से ट्रेड देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लाइन को यूज़ किया गया है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जहाँ पर शिप वगैरह लोड अनलोड करती हैं, रुकती हैं, तो पोर्ट शहीद हो गया, एडन हो गया, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, इसके पोर्ट्स आते हैं। केप ऑफ गुड होप सी रूट, ये वेस्टर्न यूरोप को अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कनेक्ट करता है। कौन से गुड्स ट्रेड होते हैं? गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, ग्राउंडनट, ऑयल पाम, कॉफी एंड फ्रूट्स। फिर सदर्न अटलांटिक सी रूट, ये यूरोप और वेस्ट अफ्रीका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। ट्रैफिक कम है क्योंकि लिमिटेड डेवलपमेंट है, और साउथ अमेरिका अफ्रीका में सिमिलर रिसोर्सेज देखने को मिलती है, इसलिए इसका इतना ट्रेड वगैरह में यूज नहीं हो पाता। सिर्फ साउथ ईस्टर्न ब्राजील और जो प्लाटा एस्चुअरी मतलब क्या होता है? मतलब वो रिवर का माउथ जो सी से जाके कनेक्ट करता है, एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, बाकी जगहों पर इतना नहीं है। फिर अगर हम रियो डी जेनेरो की बात करते हैं, केप टाउन की बात करते हैं, तो इनके बीच का जो रूट है वहां पर भी हमें लो ट्रैफिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर रिसोर्सेस हैं। तो सेम रिसोर्सेस से तो इतना ट्रेड वगैरह का सीन बनता नहीं है। फिर नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, भाई ये नॉर्थ अमेरिकन वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स को लिंक करता है एशियन पोर्ट से, ठीक है। जैसे यहाँ का एग्जांपल वैंकूवर आ जाएगा हमारे नॉर्थ अमेरिकन वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स का, और हमारे एशियन पोर्ट्स का आ जाएगा योकोहामा, आप नाम याद रखिएगा। अच्छा, रूट्स ऑन द ग्रेट सर्कल कन्वर्ज एट होनोलुलु। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन दी हुई है। अगर अर्थ में आपको किसी भी दो पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है ना, तो हमारी अर्थ राउंड है, तो स्पेयर शेप में है, तो क्या होता है,
ऑटोमेटिकली आप होनोलुलु के पास में ही आ जाते हैं, आपके रूट्स वहाँ पर क्रॉस करने लग जाते हैं, क्योंकि शेप ही हमारे अर्थ का उस टाइप का हमें देखने को मिलता है। इसने भाई ट्रैवलिंग डिस्टेंस को आधे से बिल्कुल कम कर दिया है ना, मतलब 2480 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो आप सोचिए, अगर पहले आपको कहीं जाने में 10 घंटे लग रहे हो, 5 घंटे लगने लग जाएं, बहुत अंतर हो जाता है। फिर पोर्ट्स ऑन अमेरिकन साइड, भाई वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस आ जाते हैं। एशियन साइड में कौन से पोर्ट्स आ जाते हैं? योकोहामा, कोबी, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर, ये निकल के आते हैं। फिर साउथ पैसिफिक सी रूट, ये वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड से पनामा कैनाल के थ्रू भी, वाया वाया मतलब उसके थ्रू जाते हुए, है ना। फिर डिस्टेंस बिटवीन पनामा एंड सिडनी इज 12,000 किलोमीटर। होनोलुलु इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस रूट इज ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। वहां भी जाना है तो इस रूट को यूज किया जाता है। फिर कोस्टल शिपिंग, मतलब भाई अगर ऐसी कंट्रीज है जिनका कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा है तो वहां पर फिर इस तरीके से शिपिंग वगैरह की जाती है। बहुत ही कन्वीनियंट मोड है, जिनकी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जैसे कि यूएसए, चाइना, इंडिया, सेंजन स्टेट्स, यूरोप के हमें एक रीजन में देखने को मिलते हैं। वो मोस्ट सुटेबल प्लेस है भाई अगर हम कोस्टल शिपिंग की बात करते हैं। और इससे क्या होता है, जो लैंड वगैरह में कंजेशन है ना, वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद अब हम शिपिंग कैनाल्स की बात करते हैं। स्यूज कैनाल हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 1869 इजिप्ट। ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पर हमें पोर्ट सईद देखने को मिलता है, और रेड सी को, जो कि हम जहाँ पर हमें पोर्ट स्यूज देखने को मिलता है, उनको लिंक करने का काम करता है। ये 160 किलोमीटर लॉन्ग है, 11 से 15 मीटर डीप सी लेवल कैनाल है, और यहाँ पर हमें कोई भी लॉक्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये क्या करता है भाई, लिवरपूल की अगर हम बात कर लें और कोलंबो की बात कर लें, तो उनके डिस्टेंस को बहुत रिड्यूस करने का काम करता है। केप रूट बहुत लंबा पड़ता था, लेकिन इसने रास्ते को बहुत अब छोटा कर दिया है। टोल्स बहुत ही हैवी हैं। यहाँ पर एक फ्रेश वाटर कैनाल है जो नाइल रिवर से निकलता है, वो इसको ज्वाइन करता है। कहाँ पर? इस मेलिया में। तो ये नाम सारे हैं अलग अलग रीजन के, अलग अलग सिटी, अलग अलग कंट्री के, तो ये आपसे बनना चाहिए। देखो यहाँ पे फोटो भी ये दी हुई है, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर पनामा कैनाल की बात करते हैं, तो ये अटलांटिक ओशन जो कि हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, और पैसिफिक ओशन जो हमें वेस्ट में देखने को मिलता है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दी पनामा इस्मस। इस्मस मतलब वो पतला नैरो लैंड जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन। तो ये नाम याद रखिएगा। इसका भाई 6 लॉक सिस्टम है जो 26 मीटर एलिवेशन चेंज को मैनेज करता है। इतना एलिवेशन रहेगा तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। 72 किलोमीटर लॉन्ग है, और 12 किलोमीटर तक हमें डीप कट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड हैज डीप कट्स फॉर 12 किलोमीटर। फिर अगर हम न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को सी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसको ये कम करने का काम करता है। 13,000 किलोमीटर तक कम कर दिया है। लैटिन अमेरिकन रीजन इकोनॉमीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, इनके बिटवीन, एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए एंड ईस्ट की बात करते हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, तो यहां पर भी हमें डिस्टेंस बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब नीचे मैंने आपके लिए फोटो भी डाल दी है, तो डिस्टेंसेस कम करने का बहुत काम करते हैं। अब इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं, तो भाई अगर आपको हैवी कार्गो, कोल, सीमेंट, टिम्बर वगैरह ट्रांसपोर्ट करना है तो ये बहुत काम आते हैं। अब भाई डिपेंड करता है कितनी चौड़ाई है, डेप्थ कितनी है, कितना पानी का फ्लो वगैरह है, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, सारी चीजों पर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर हम राइन वाटरवेज की बात करते हैं, तो भाई फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। नाम याद रखिएगा। 700 किलोमीटर तक नेविगेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रॉम रॉटरडैम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड्स, मतलब उसके माउथ मतलब जहां पर वो सी से कनेक्ट करता है, वहां से लेके बेसिल जो कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है वहां तक। तो 700 किलोमीटर एक बहुत लंबा सफर हो जाता है। ओशन गोइंग वेसल्स कैन नेविगेट अप टू द रिवर एज फार एज कोलोन। ये हर जगह तक नहीं जा सकते, सिर्फ यहां तक जा सकते हैं। ये एक प्लेस का नाम है, यहां तक जा सकते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद फिर बाकी टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हर एक कोने तक नहीं जा सकती। ये वर्ल्ड का सबसे हेवीली यूज्ड वाटरवेज है। ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है ना, उन्हें लिंक करता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से। फिर जो रूअर रिवर है भाई, रिच कोल फील्ड से फ्लो करती है, राइन को ये ईस्ट से ज्वाइन करती है, और पूरे बेसिन को एक बहुत ही प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में बना देती है। तो इससे डेवलपमेंट वगैरह बहुत होता है। फिर डसेल्डोर्फ एक मेन राइन पोर्ट है ना, पोर्ट सिटी है, याद रखिएगा, और मैन्युफैक्चरिंग ये रीजन निकल के आता है। देखिए यहाँ पे मैप में भी ये पूरा दिया हुआ है। फिर डैन्यूब वाटरवे की बात करते हैं, दान्यूब वाटरवे।
प्राइमरली ये सर्व करता है ईस्टर्न यूरोप को और ये ओरिजिनेट होता है ब्लैक फॉरेस्ट से। एमसीक्यू वीडियो में भी डाला हुआ है। इट फ्लोज जनरली ईस्टवर्ड्स थ्रू मैनी कंट्रीज, तो ईस्टवर्ड्स ये फ्लो करता है। कहाँ तक नेविगेबल है? तोराना सेवरिन तक। ये तोरना सेवरिन एक जगह का नाम है। तो ऐसे एक से एक उटपटांग नाम इस चैप्टर में आएंगे। जो मेन आइटम से एक्सपोर्ट करता है इस रूट से वो क्या है? व्हीट, मेज, टिम्बर और मशीनरी। फिर इसके बाद वोल्गा वाटरवे भी हमें रशिया में देखने को मिलता है। भाई 11,200 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे है। कैस्पियन सी में ये ड्रेन करता है, ठीक है। और फिर जो ये वोल्गा मॉस्को कैनाल है ना, ये वोल्गा और मॉस्को रीजन को लिंक करने का भी काम करता है। फिर वोल्गा डॉन कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है वोल्गा वाटरवे को ब्लैक सी से। तो अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। इतने नाम है यार, मतलब तो नाम ले ले थक जाऊंगा यहाँ पे। फिर द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे, ये नॉर्दर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका के। बहुत सारे ग्रेट लेक्स हैं जैसे कि सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटेरियो, उनके नाम दिए हुए हैं, है ना। कैसे कनेक्टेड है ये? सू कैनाल और वेललैंड कैनाल से ये कनेक्टेड है। ये भी मैंने एमसीक्यूज में डाला हुआ है। तो ये बड़े बड़े लेक्स इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। एंड एस्चुअरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर फॉर्म्स अ कमर्शियल वाटरवे, तो पैसा वगैरह के लिए भी कमर्शियल वाटरवे बन के रेडी हो जाता है। अब भाई पोर्ट्स ऑन दिस रूट आर, कौन कौन से पोर्ट्स देखने को मिलते हैं? ड्यूलिथ पोर्ट देखने को मिलता है, बफेलो पोर्ट देखने को मिलता है। लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स, जो बड़े बड़े शिप वगैरह हैं भाई, वो सिर्फ मॉन्ट्रियल तक जा सकते हैं सेंट लॉरेंस रिवर से। बियॉन्ड मॉन्ट्रियल, मतलब इनको मॉन्ट्रियल के बाद अगर कहीं पे जाना है तो फिर स्मॉलर वेसल्स को यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रैपिड्स मतलब पानी का फ्लो बहुत ऊपर नीचे है, तो वहां पर बड़े बड़े शिप नहीं जा सकते, तो फिर छोटे शिप्स वगैरह को यूज किया जाता है। और इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कैनाल्स बनाए गए हैं अप टू 3.5 मीटर डीप, और इनके थ्रू फिर वहां पर बेटर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। मिसिसिपी वाटरवेज की बात करते हैं तो ये भाई यूएसए के इंटीरियर को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मेक्सिको से, और जो लार्ज स्ट्रीमर्स होते हैं ना वो इस रूट के थ्रू मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। ये नाम याद रखिएगा। इसी के साथ ये डेटा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यार ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है कि फास्टेस्ट मीन्स हमें एयर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। बहुत तेजी से हम ट्रेवल कर सकते हैं और सामान भी इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। इंडिया में सब कोई एयरप्लेन में नहीं बैठे हुए हैं, मैं तो अभी तक नहीं बैठा, कभी ना कभी बैठूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कॉस्टली ये जाता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए प्रिफर किया जाता है। वैल्यूएबल कार्गो बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ आपको इधर से उधर शिप करना है, उसके लिए यूज किया जाता है। एयर ट्रैवल क्या होता है भाई? फ्रिक्शन को ओवरकम करता है। माउंटेन हो, स्नो हो, डेजर्ट हो, फर्क ही नहीं पड़ता, आप आराम से जा सकते हो। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। जब वो वर्ल्ड वॉर वगैरह कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद यूएसए की बात करते हैं ना, तो यूएसए ने ये सिविल एविएशन को बहुत डेवलप किया था कि लोगों को इधर से उधर अगर जाना है तो हम एयरबेस का यूज कर सकते हैं। यूएसए, अगर आज की हम बात करते हैं, 60% ऑफ वर्ल्ड एयरवेज आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। यूएसए अकाउंट करता है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके ने कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट को बहुत पॉपुलराइज किया था, उसको बहुत सपोर्ट किया था। अगर हम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो लंदन से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस ये सिर्फ 3.5 आवर में कवर कर लेता है। तो लंबी दूरियां आराम से हो जाती हैं कंप्लीट। इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स, तो भाई ईस्टर्न यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में हमें बहुत ही डेंस नेटवर्क देखने को मिलते हैं, घने नेटवर्क देखने को मिलते हैं। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वहां पर तो एक थोड़ा सा हमें यूनिक ईस्ट वेस्ट बेल्ट देखने को मिलता है इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स का। मतलब पूरे कॉन्टिनेंट कनेक्ट कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट हमें एक पूरा बेल्ट इसका देखने को मिलता है। अफ्रीका, एशिया, रशिया, साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लैग करते हैं एयर सर्विसेज में। बिटवीन 10 to 35 लैटिट्यूड्स की बात करते हैं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में, तो बहुत ही लिमिटेड एयर सर्विस हमें देखने को मिलती है। अगला टॉपिक पाइपलाइंस का आता है। तो देखिए भाई, पाइपलाइंस ना बहुत ही अनइंटरप्टेड फ्लो हमें प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम लिक्विड्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। लिक्विफाइड कोल को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड में तो दूध, मिल्क को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो पाइपलाइंस अराउंड 17% जितना भी फ्रेट है, जितना भी मटेरियल इधर से उधर जा रहा है पर 10 किलोमीटर अकाउंट करता है हमारा 17% पाइपलाइंस यूएसए में। बिग इंच पाइपलाइन, नाम याद रखिएगा, ये पेट्रोलियम को कैरी करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। एक प्रपोज किया गया है ईरान इंडिया पाइपलाइन, जो पाकिस्तान से होते हुए जाएगा, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ऑयल और गैस पाइपलाइन रहेगा।
पाइपलाइंस क्या होती हैं भाई, इसलिए भी यूज करी जाती हैं जिससे हम ऑयल वेल्स को रिफाइनरीज और डोमेस्टिक मार्केट से कनेक्ट कर सकें, यूरोप, रशिया और वेस्ट एशिया में। तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो उसने तो भाई एक्सटेंड करी है अपनी पाइपलाइंस ईरान तक और कुछ चाइना के पार्ट्स तक। तो पाइपलाइंस भी एक अच्छा खासा बिजनेस भी बन गया है। लोग रेंट लेते हैं कि हमारी कंट्री से पाइपलाइन जा रहा है तो पैसे दो हमको, वो भी चलता है। और इधर से उधर अगर आपको गैसेस वगैरह, कोल वगैरह लिक्विफाइड फॉर्मेट में फॉर्म में करवाना है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट, तो पाइपलाइन एक अच्छा ऑप्शन है। और एडवांस कंट्री में तो मिल्क वगैरह भी हो जाता है। इसके बाद कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो भाई अमेरिका में जब अर्बनाइजेशन हो रहा था तो टेलीफोन उसका एक क्रिटिकल पार्ट बना। अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी AT&T की तो इंडस्ट्री में मोनोपोली थी, हुकूमत थी, वो पूरा इन्फ्लुएंस करते थे, डोमिनेट करते थे। मॉडर्न सिस्टम्स की बात करते हैं तो जो सेल फोन से वो सैटेलाइट पर रिलाय करते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज में अगर आपको रूरल कनेक्टिविटी लेकर आना है, रूरल एरियाज की, तो उसके लिए तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल है। पहला मेजर ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला ऑप्टिक फाइबर केबल्स, OFC। अगर आपको बहुत ही लार्ज डेटा क्वांटिटीज को बहुत तेजी से और बहुत सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट करना है तो यही ऑप्टिक फाइबर केबल्स को यूज किया जाता है। 1990s में डिजिटाइजेशन हुआ, इंडिया में आप सुनते होंगे डिजिटलाइजेशन होता चला जा रहा है। तो इसने टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स को मर्ज कर दिया और एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना दिया। मर्ज होगा तो काम अच्छे से होगा। तो इसके बाद भाई आगे जो हम देखते हैं वो है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत यूज होता है। यूएसए ने, यूएसएसआर ने, अब तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, लेकिन जब कोल्ड वॉर चलती थी यूएसए यूएसएसआर की 1970s के टाइम पे, तो खास तौर पे इन्होंने बहुत पॉपुलराइज इस चीज को किया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भाई रिमोट ग्लोबल कॉर्नर्स को भी कनेक्ट कर देती हैं। फायदा यह है कि सैटेलाइट में ना डिस्टेंस मैटर नहीं करता। 500 किलोमीटर भी अगर आपको कुछ पहुंचाना है और 5000 किलोमीटर भी कुछ पहुंचाना है तो सेम कॉस्ट आएगा। तो डिस्टेंस से कॉस्ट का जो ये बैरियर था ना, वो खत्म कर दिया सैटेलाइट्स ने। इंडिया ने भी लॉन्च किया आर्यभट्ट, डेट्स याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975, भास्कर 1 1979, रोहिणी 1980, एप्पल का फुल फॉर्म क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, जिसे एरियन रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया 19 जून 1981 में। भास्कर, चैलेंजर, इनसेट 1B, इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव बना दिया। फिर साइबर स्पेस इंटरनेट की बात करते हैं। साइबर स्पेस क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस है जहां पर आपको इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब देखने को मिलता है, जैसे हमारी वेबसाइट www.twinbros.in। तो यहाँ बिना फिजिकल मूवमेंट भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी इंटरनेट के थ्रू, आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे चैट कर सकते हैं। स्प्रेड तो भाई ऐसा है स्पीड का कि पूछिए ही मत। 1995 में 50 मिलियन थे, अब 5.4 बिलियन यूजर्स हो गए हैं 2023 में। तो बढ़ते ही जा रहे हैं यार। पहले यूएसए में बहुत लोग यूज करते थे, लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा हमको इसका यूजर बेस देखने को मिल रहा है। साइबर स्पेस से क्या होता है भाई, ह्यूमन सोशल इकोनॉमिक जो स्पेस है ना, वो बढ़ जाता है। आप ईमेल, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, ई लर्निंग आप मुझसे पढ़ रहे हो, हमारे बैचेस रहते हैं, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट भी यूज करती है पॉलिसी शेप करने में, डेटा कलेक्ट करने में, तो बहुत चीजें। और अब तो भाई मॉडर्न कम्युनिकेशन आ गया है, जैसे कि इंटरनेट। इसने तो ग्लोबल विलेज को एक रियलिटी बना दिया है। कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई दुनिया एक विलेज की तरह भी तो हो सकती है, कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो आज के समय में होता है। मैं अभी मिली सेकेंड्स में यहाँ से कहीं भी मैसेज भेज सकता हूँ, जापान, अमेरिका, जहाँ मुझे भेजना हो, हम कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, अब हम इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक ग्लोबल विलेज भी रियलिटी बनकर हमारे सामने आ रहा है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये रैपिड रिवीजन वीडियो थी, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया। अगर आपको एकदम धीरे धीरे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। अगर आप फंसना पक्का है वीडियो देख लेते हैं, जो सारे PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, MC की वीडियो देख लेते हैं, और फंसना पक्का है तो PDF भी अवेलेबल हो गया वेबसाइट पे, तो बस हो गया आपका काम। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल PDFs मिल जाएंगे। पहले सैंपल PDF को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।